गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मधु त्रिपाठी। बच्चों, मैं आज आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसके बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। तो इसको बताने से पहले मैं संक्षिप्त में आपको उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, जैसे कि सर्वविदित है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जब हम करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा उसके उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पाद का उत्पादन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन क्या है बच्चों? जो उत्पादन होता है किसके द्वारा होता है? उत्पादन के साधनों के द्वारा। उत्पादन कारकों के परस्पर प्रयत्न से क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इन दोनों के बीच, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच में जो भौतिक क्रियात्मक संबंध होता है बच्चों, उसकी व्याख्या करता है, उसको स्पष्ट करता है उत्पादन फलन। अब ये उत्पादन फलन जो है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो बच्चों, इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्थिर साधन और परिवर्ती साधन क्या होते हैं। स्थिर साधन किसे कहते हैं, या कौन से साधन हैं जो स्थिर होते हैं और कौन से साधन उत्पादन के परिवर्ती साधन होते हैं। तो बच्चों, स्थिर साधन से अभिप्राय उन साधनों से होता है जिनकी पूर्ति को अल्पकाल में बढ़ाया नहीं जा सकता है बच्चों। जैसे कि या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्पादन के वे कारक या वे साधन जिन्हें अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार या उत्पादन में बढ़ोतरी या घटोतरी या बढ़ते या घटने की स्थिति में जिन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे कि क्या चीज़ें हैं वो? प्लांट हो गया, इमारत है, भूमि है, आपका मशीन वगैरह जो है वो कैसे साधन है बच्चों? स्थिर साधन है। इन्हें हम अल्पकाल में बढ़ा घटा नहीं सकते, क्योंकि इनको बनाने के लिए, इनके निर्माण में जो समय लगता है वह समय अल्पकाल में कम हो जाता है। अतः ये साधन कैसे होते हैं? अल्पकाल में स्थिर होते हैं। अब दूसरे जो है वो है परिवर्ती साधन। तो परिवर्ती साधनों से अभिप्राय बच्चों उन साधनों से होता है जिन्हें हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार जिन साधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवर्ती साधन कहते हैं। जैसे कि बच्चों कच्चा माल है, श्रम है, ईंधन है, बिजली है, ये साधन ऐसे हैं जिनको यदि हमको उत्पादन को बढ़ाना है तो इनकी मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं और घटाना है तो घटा सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों स्थिर साधन और परिवर्ती साधन। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है बच्चों, और यह नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित है। यह नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन का वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उस प्रभाव की व्याख्या करता है। अर्थात परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं, अन्य बातें समान रहने पर तकनीकी ज्ञान है, उत्पादन विधि, ये सब कैसे रहते हैं बच्चों? स्थिर रहते, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं, और अल्पकाल में बच्चों कुछ साधन कैसे होते हैं? स्थिर रहते हैं, कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। तो इन परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ जैसे जैसे
बढ़ाई जाती हैं तो प्रारंभ में उत्पादन जो है जिस अनुपात में साधनों की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद जो परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ बढ़ाई जाएंगी बच्चों तो उसके ही अनुपात में उत्पादन प्राप्त होगा, मतलब समान अनुपात में उत्पादन प्राप्त होता है। और बाद में जो है उत्पादन जो है वो घटते हुए दर से प्राप्त होता है। अर्थात अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है बच्चों कि स्थिर साधनों के साथ परिवर्तित साधनों की इकाइयों को बढ़ाने पर प्रारंभ में उत्पादन बढ़ते हुए दर से प्राप्त होता है और एक बिंदु के बाद उत्पादन जो है वो घटते हुए दर से प्राप्त होता है। अर्थात बच्चों परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रारंभ में तो सीमांत उत्पादन कैसा है, बढ़ते हुए दर से होता है, लेकिन अंत में वो कैसा होता है, घटने लग जाता है, अंत में घट जाता है बच्चों। इसे हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं तालिका के माध्यम से बच्चों। इस तालिका को हम देखेंगे क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत केवल परिवर्तित साधनों में परिवर्तन के कारण आगतों के बीच का अनुपात उत्पादन के विभिन्न स्तर पर बदलता रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत स्थिर साधन तो स्थिर रहते हैं, केवल परिवर्तित साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए श्रम कैसा है, हमारा परिवर्ती साधन है। यहाँ पर परिवर्ती साधन की जब पहली इकाई का प्रयोग किया जा रहा था तो कुल उत्पादन हमारा 2 था। फिर जैसे ही हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब 1 से हमने दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो कुल उत्पादन कितना हो गया, हमारा 5 हो गया। इसी प्रकार से तीसरी इकाई का किया तो यहाँ पे कुल उत्पादन 9 हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से 5 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। 5 से 9 के बीच में 4 का। फिर 9 से 12 के बीच में 3, फिर 12 से 14 के बीच में 2। अर्थात यहाँ तक हमारा कुल उत्पादन जो है वो तीव्र गति से बढ़ा। इसके बाद जो है कुल उत्पादन हमारा 6वीं इकाई तक बढ़ा तो लेकिन घटते हुए दर से बढ़ा और 7वीं इकाई में उत्पादन कैसा है, स्थिर हो गया। 8वीं इकाई में कुल उत्पादन जो है वो घटने लग गया। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको एपी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये निकालना आपको बताया था कि एपी निकालने के लिए क्या है, टीपी अपॉन एल। टीपी यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट है ना, कुल उत्पादन है जिसमें हम परिवर्तनशील साधनों की संख्या से भाग दे दें तो क्या निकल आता है, औसत उत्पादन निकल आता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देखिए टीपी हमारा क्या है, 2 है और परिवर्तनशील साधनों की संख्या 1 है, भाग देने पर कितना आया, 2 ही आया। फिर टीपी हमारा 5 और परिवर्तनशील साधनों की संख्या 2, भाग देंगे तो 2.5। इसी प्रकार से हम बाकी का भी हम एपी निकाल लेंगे। अब एमपी जो है सीमांत जो उत्पादन है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि जो टीपी हमारा दिया हुआ है तो इस टीपी में हम क्या है कि ये 2 जो है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, 5 में से घटा देंगे। ये 2 इकाइयों का टोटल उत्पादन 5 है, 5 में से यदि हम पहली इकाई घटा दिए तो हमें दूसरे का उत्पादन ज्ञात हो जाएगा। तो 5 में से हम 2 घटाए 3 आ गया। इसी प्रकार से 9 में से 5 घटाया 4 आ गया। फिर 12 में से 9 घटाए तो क्या आ गया, 3। तो सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का जो कुल उत्पादन है उसे नीचे के उत्पादन से घटाते जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि जब स्थिर साधनों के साथ हम परिवर्तित साधनों की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो जो कुल उत्पादन है उसे 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं।
पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। पहली अवस्था में उत्पादन जो है वो तीव्र गति से बढ़ता है, तेजी के साथ बढ़ता है। द्वितीय अवस्था में उत्पादन की गति धीमी हो जाती है, कुल उत्पादन की गति धीमी। और तृतीय अवस्था ऐसी है कि जहाँ पर कुल उत्पादन जो है घटने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक सीमांत उत्पादन जहाँ तक प्रारंभ में बढ़ता है वहाँ तक कौन सी स्थिति होती है? प्रथम अवस्था होती है, प्रथम स्टेज होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परिवर्ती साधनों की जब पहली, दूसरी और तीसरी इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए दर से प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत पहली अवस्था लागू होती है। पहली अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन बढ़ता है। द्वितीय जो अवस्था है आप देखेंगे कि यहाँ पर सीमांत उत्पादन कैसे, 4 के बाद सीमांत उत्पादन घटने लग गया, 3, 2, 1। तो ये जो चौथी, पांचवी, छठवीं इकाई, यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का जो दूसरा स्टेज है, दूसरी अवस्था जो है वो लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन ये जो कुल उत्पादन में क्या है, वृद्धि जो है वो कैसी हो रही है? वृद्धि जो है वो धीमी गति से हो रही है। अब 7वीं इकाई का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर सीमांत उत्पादन कैसा है? शून्य है। तो जहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है वहाँ पर कुल उत्पादन कैसा होता है? अधिकतम होता है। इसके बाद भी यदि परिवर्ती साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है। जहाँ पर कुल उत्पादन घटता है वहाँ पर सीमांत उत्पादन कैसा होता है? ऋणात्मक हो जाता है। या ये कहते हैं कि जहाँ पर सीमांत उत्पादन कैसा है? ऋणात्मक होता है, वहाँ पर कुल उत्पादन घटने लग जाता है। और ये परिवर्तनशील अनुपातों की तृतीय अवस्था है जहाँ पर कुल उत्पादन कैसा है? घटने लग जाता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब इस तालिका को हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे बच्चों। तो हमने OY अक्ष पर TP, AP और MP को दर्शाया है। OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो है OA तक क्या हो रहा है? TP हमारा तीव्र गति से बढ़ रहा है। उसके बाद जो है इसकी गति, बढ़ने की गति जो है वो कम हो जाती है। जहाँ से हमारा सीमांत उत्पाद क्या है? घटने लग जाता है, वहाँ से ये कुल उत्पादन जो है बढ़ता तो है लेकिन धीमी गति से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर द्वितीय अवस्था लागू होती है। और द्वितीय अवस्था में क्या होता है? जिस अनुपात में उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं, परिवर्तित साधन लगाए जाते हैं, उस अनुपात में उत्पादन जो है वो क्या होता है? कम होता है। और तृतीय अवस्था में कुल उत्पादन जो है वो घटने लग जाता है। तो ये देखिए OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को लगाया है। ये प्रारंभ में TP क्या है? तीव्र गति से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ता है और इस बिंदु पे आप देखेंगे ये कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता, अधिकतम रहता है। और अधिकतम जिस बिंदु पर है उसके बाद भी यदि परिवर्तित साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है। इसी प्रकार से प्रारंभ में जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है उस समय AP भी बढ़ता है और MP भी बढ़ता है। फिर MP क्या है? घटने लग जाता है। TP जो है वो धीमी गति से बढ़ता है। और जहाँ पर ये MP जो है हमारा प्रारंभ में बढ़ता है, फिर घटने लग जाता है और इस बिंदु के बाद जो है जहाँ पर ये शून्य हो जाता है उसके बाद जो है MP कैसा हो जाता है? ऋणात्मक भी हो जाता है। कहने का मतलब है MP प्रारंभ में बढ़ता है, फिर घटता है, फिर
ऋणात्मक हो जाता है। और जहाँ पर ये शून्य होता है, MP शून्य होता है, वहाँ पर कुल उत्पादन कैसा होता है, अधिकतम होता है। इसके बाद भी यदि परिवर्तित साधनों की संख्या को लगाया गया तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है और MP कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसी प्रकार से AP प्रारंभ में बढ़ता है, फिर घटता है, लेकिन ये धनात्मक ही रहता है। इस प्रकार से बच्चों, जब सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है तो कुल उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, वह प्रथम अवस्था होती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत। फिर जब सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है तो वह द्वितीय अवस्था होती है, और जहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या है, शून्य हो जाता है, उसके बाद यदि साधनों को बढ़ाया जाए तो इसके बाद जो ऋणात्मक उत्पादन, सीमांत उत्पादन कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, वह परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत तृतीय अवस्था होती है, जिसमें उत्पादन जो है वो साधनों की तुलना में कम अनुपात में होता है। इस प्रकार से बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।